नमस्कार, हम सीधे उतर रहे हैं 18वीं सदी के भारत में। एक ऐसा वक्त जब मराठा साम्राज्य अंदरूनी कलह और बाहरी दबावों के बीच फंसा सा लग रहा था, और हमारा फोकस है बालाजी विश्वनाथ पर। 1713 में पेशवा बने और सिर्फ 7 साल में उन्होंने मराठा शक्ति की कहानी ही बदल दी। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? यही समझना कि बालाजी विश्वनाथ ने कैसे न सिर्फ एक बिखरते साम्राज्य को संभाला, बल्कि उसे एक ऐसी संस्थागत नींव दी जिसने आगे दशकों तक विस्तार का रास्ता खोला। देखते हैं कि कैसे एक प्रशासक की कूटनीति और दूरदर्शिता ने इतिहास को मोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बालाजी विश्वनाथ थे कौन, कहाँ से आए थे, मतलब इनका उदय कैसे हुआ, खासकर जब छत्रपति शाहू जी खुद ही मुगल कैद से लौटकर अपनी सत्ता के लिए जूझ रहे थे? हाँ, तो बालाजी विश्वनाथ वो कोंकण के श्रीवर्धन से थे, एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से। और शुरुआत उन्होंने की थी मराठा सेनापति धनाजी जाधव के यहाँ, एक आप कह सकते हैं क्लर्क या रेवेन्यू एजेंट के तौर पर। मामूली शुरुआत थी, और ये वो समय था, जैसा आपने कहा, जब शाहू जी महाराज कैद से लौटे थे, पर यहाँ उनकी चाची ताराबाई से सिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा था। मतलब जो शिवाजी महाराज ने व्यवस्था बनाई थी, वो केंद्रीकृत सिस्टम, वो लगभग खत्म हो चुका था। सरदार अपनी अपनी चला रहे थे। यहीं पर बालाजी की जो प्रशासनिक और कूटनीतिक समझ थी, वो काम आई। अच्छा, मतलब माहौल काफी उथल पुथल वाला था। तो ऐसे में एक क्लर्क से पेशवा तक का सफर, ये कैसे हुआ? देखिए, जब शाहू जी के पिछले पेशवा थे भैरोजी पिंगले, वो एक बहुत ताकतवर समुद्री सरदार थे, कान्होजी आंग्रे, उनसे हार गए। तब बालाजी को मौका मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने सिर्फ बातचीत से, मतलब डिप्लोमेसी से, कोंकण तट पर शाहू जी का प्रभाव बढ़ाया, और कान्होजी आंग्रे जैसे बड़े सरदार को भी शाहू जी के पक्ष में ले आए। इससे शाहू जी का भरोसा उनमें बहुत बढ़ गया, और फिर 16 नवंबर 1713 को उन्हें पेशवा बना दिया गया। और यह सिर्फ एक पद नहीं था, ये मराठा राजनीति में सत्ता के एक नए केंद्र का, मतलब पेशवा पद का उभरना था। तो पेशवा बनते ही पहली चुनौती तो यही रही होगी, कान्होजी आंग्रे जैसे सरदार, उनको साधना। शाहू जी क्या चाहते थे, लड़ाई? शाहू जी महाराज का मन तो सैन्य कार्रवाई का ही था, लेकिन बालाजी ने बातचीत का रास्ता चुना, और यहीं उनकी कूटनीतिक समझ दिखती है। वो लोनावाला में आंग्रे से मिले और टकराव टालने की बात की, मराठा एकता की दुहाई दी, और कान्होजी आंग्रे मान भी गए। उन्होंने शाहू जी की अधीनता स्वीकार की, बदले में उन्हें अपनी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी मिली। अच्छा। हाँ, तो ये समझौता दिखाता है कि पेशवा अब सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि मुख्य रणनीतिकार बन रहा था। हाँ। और इसी ने, कह सकते हैं, अनौपचारिक रूप से उस मराठा परिसंघ या कॉन्फेडरेसी की नींव डाली। हाँ। जहां केंद्रीय सत्ता ने ताकतवर सरदारों को क्षेत्रीय स्वायत्तता दी। ये उस वक्त की जरूरत थी। हाँ, भले ही बाद में इससे दिक्कतें आई हों। हाँ, बाद में समन्वय की समस्याएं हुई, वो अलग बात है। और फिर आती है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, है ना, 1719 की दिल्ली संधि। उस समय मुगल दरबार में क्या चल रहा था? औरंगजेब के बाद तो वैसे भी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल दरबार मतलब साजिशों का अड्डा बन गया था। सम्राट थे फर्रुखसियर, और दूसरी तरफ थे ताकतवर सैयद बंधु। इन सैयद बंधुओं का इतना दबदबा था कि इन्हें किंग मेकर्स कहते थे, जिसे चाहे बादशाह बनाए, जिसे चाहे हटा दें। बालाजी ने इस अंदरूनी झगड़े का बहुत बढ़िया फायदा उठाया। कैसे, क्या किया उन्होंने दिल्ली जाके? उन्होंने सीधे सैयद बंधुओं से हाथ मिला लिया। अच्छा। और जब फर्रुखसियर ने वो संधि मानने से इनकार कर दिया जिसमें मराठों के अधिकार थे, हाँ, तो बालाजी करीब 15,000 मराठा सैनिक लेकर दिल्ली पहुंच गए। ये दिल्ली में मराठा ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। हाँ, ये तो बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। फरवरी 1719 में सैयद बंधुओं ने बालाजी की मदद से फर्रुखसियर को हटा दिया। अच्छा। और जो नए बादशाह बने, रफीउद्दर्जात, उन्होंने संधि पर मोहर लगा दी। मतलब मराठे अब दिल्ली में किंग मेकर के सहयोगी बन गए थे एक तरह से। और इसी संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। क्यों, ऐसा क्या खास था इसमें? खास ये था कि इसने पहली बार मुगलों से मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कानूनी अधिकार दिलाया। चौथ यानी रेवेन्यू का 25%। ये एक तरह से मराठा सुरक्षा के बदले टैक्स था। अच्छा। और सरदेशमुखी वो अतिरिक्त 10% जो मराठों के उस इलाके के वंशानुगत मुखिया होने के दावे पर आधारित था। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कानूनी मान्यता मिली। बिल्कुल, ये सिर्फ वित्तीय जीत नहीं थी,
ये दक्कन में मराठा प्रभुत्व को मुगलों से मिली पहली कानूनी मान्यता थी, एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत। और साथ ही शाहू जी की मां यसुबाई और पत्नी सावित्रीबाई समेत कई शाही लोग जो सालों से मुगल कैद में थे, वो रिहा हुए। इसने मराठा विस्तार के लिए एक स्थायी, वित्तीय और कानूनी दोनों तरह का आधार तैयार कर दिया। तो कूटनीति से स्थिरता आ गई, कानूनी मान्यता मिल गई। प्रशासनिक स्तर पर क्या बड़े बदलाव किए उन्होंने? बालाजी ये समझ गए थे कि शिवाजी महाराज वाला जो केंद्रीकृत अष्टप्रधान मॉडल है, वो अब शायद पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। जमाना बदल गया था। तो उन्होंने व्यवहारिक रास्ता अपनाया, मराठा परिसंघ को संस्थागत रूप दिया। जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन सरदारों को वंशानुगत जागीरें मिली। ये अपने इलाकों में शासन करते थे और जरूरत पड़ने पर पेशवा को सैन्य मदद देते थे। और उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का भी एक सिस्टम बनाया, जिसे साहूकारों, बैंकिंग घरानों का भी समर्थन मिला। और उनके कार्यकाल का शायद सबसे दूर तक असर डालने वाला नतीजा क्या रहा? वो था पेशवा पद का लगभग वंशानुगत हो जाना। 12 अप्रैल 1720 को जब सासवड़ में बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ, तो छत्रपति शाहू ने क्या किया? कई सीनियर दावेदार थे, पर उन्होंने उन सबको दरकिनार करके बालाजी के सिर्फ 20 साल के बेटे बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा बना दिया। सिर्फ 20 साल के? हाँ, और इससे हुआ ये कि सत्ता का जो केंद्र था, वो धीरे धीरे छत्रपति के राजधानी सतारा से हटकर पेशवा के मुख्यालय पुणे आने लगा। बालाजी ने अपने बेटे के लिए एक बहुत मजबूत मंच तैयार छोड़ा था। कानूनी अधिकार थे, बड़ा राजस्व स्रोत था और एकजुट, भले ही विकेंद्रीकृत मराठा सरदार थे। और इसी नींव पर बाजीराव प्रथम ने वो शानदार विस्तार किया मराठा साम्राज्य का, जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। तो संक्षेप में देखें तो बालाजी विश्वनाथ का वो 7 साल का छोटा सा कार्यकाल मराठा इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक बिखरते हुए साम्राज्य को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे एक नई व्यावहारिक शक्ल दी। कूटनीति से अंदरूनी एकता, दिल्ली संधि से कानूनी और वित्तीय वैधता, और मराठा परिसंघ के जरिए विस्तार का एक मॉडल। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं, क्या बालाजी विश्वनाथ ने जो ये मराठा परिसंघ बनाया, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसने उस समय मराठा शक्ति को बचाया भी और बढ़ाया भी, क्या वही व्यवस्था अंत में उसके पतन का बीज भी बनी? या फिर उस दौर की जो राजनीतिक और सैन्य हकीकत थी, उसमें यही एकमात्र संभव रास्ता था? सोचने वाली बात है।